तो आइए तो मित्रों अपन जानकारी हासिल करते हैं जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अपन चर्चा दोनों की करेंगे, खजानुल फतूह की भी करेंगे, पद्मावत की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा महत्वाकांक्षी और ये अपने आप को मानता सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि सिकंदर सानी। सानी का मतलब होता है बराबरी का, जो अपने आप को सिकंदर के बराबरी का मानता था। ये सिकंदर के मुकाबले का मानता था कि जिस प्रकार सिकंदर ने पूरी दुनिया पर राज किया उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी मैं भी दुनिया पर राज करूंगा। और ये सिकंदर सानी अपनी महत्वाकांक्षा की संतुष्टि के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ये जिस उद्देश्य को लेकर आक्रमण करता है वह है साम्राज्यवादी नीति के तहत। आक्रमण किया रावल रतन सिंह पर, मेवाड़ पर आक्रमण किया। साहब किसने किया, ये लिख देते हैं मेवाड़ पर। और आक्रमण किया मेवाड़ पर, इसके लिए ये दिल्ली से रवाना हुआ। बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। दिल्ली से रवाना जिस दिन हुआ वह तारीख है 28 जनवरी 1303। और जिस दिन अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को फतेह किया वह तारीख है 26 अगस्त 1303। लगातार 7 महीने का घेरा पड़ा रहा और 7 महीने के घेरे के बाद ये मेवाड़ को जीत पाए और होता है भीषण संग्राम। इसे इतिहास में जाना जाता है मेवाड़ के प्रथम साके के नाम से। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संकायों से हैं। कला के जो विद्यार्थी हैं, जो इतिहास के विद्यार्थी, वो जानते हैं साका क्या होता है, लेकिन विज्ञान और वाणिज्य संकाय के जो विद्यार्थी हैं उन्हें इतिहास की शब्दावली का थोड़ा कम ज्ञान होगा। तो आइएगा, मैं आपके लिए बता देता हूं। यहां महत्वपूर्ण चीज है, एक चीज निकल के आती है, साका। क्या है साहब ये साका? एक पंक्ति के माध्यम से समझते हैं। जल के मर जाती नारियां, जल के मर जाती नारियां और नर मर जाते कट, नर मर जाते कट। पूरा दुआ है कि जल मर जाती नारियां, नर मर जाता कट, घर बालक सोना रमे तद भोगे रजवट। राजपाट भोगना या रजवट भोगना ऐसे ही नहीं है साहब। राजपाट तब भोगा जाता है जब नारियां जल करके अपना आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार हों और 80 धारा में रणांगण में स्नान करने के लिए योद्धा तैयार हों, तो उनके वंशज, उन्हीं के खून की तासीर वाले जो बच्चे होते हैं रजवट को भोगते हैं। आइएगा जानते हैं कि साका क्या है। जल के मर जाती नारियां तो नर मर जाते कट। सीधा साधा अर्थ, जल के मर जाती नारियां। औरतें अग्नि में अपने आप को समर्पित करके अपनी यह लीला समाप्त कर लेती। इस घटना को कहते हैं जोहर। नर मर जाते कट और पुरुष अपने आप को अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित करते हुए, तलवारों की खंगार बजाते हुए अपने आप को इस मातृभूमि की गोद में समर्पित कर देते थे, मातृभूमि के लिए कुर्बान कर देते थे। इस घटना को कहते हैं केसरिया। तो याद रखना, साका में 2 चीज होती है, एक होता है जोहर, एक होता है केसरिया। जोहर करती है महिलाएं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, नर और नारी। और जिस प्रकार नारी के बिना कुछ भी नहीं है इस जीवन में, केसरिया करते हैं वो करते हैं पुरुष। अगर जोहर और केसरिया दोनों हुई, इस घटना को कहते हैं साका। जोहर और केसरिया दोनों होते हैं, इस घटना को कहते हैं साका। और इन जोहर और केसरिया दोनों में से कोई एक हो, कोई एक हो, इस घटना को कहते हैं साहब अर्धसाका। अर्धसाके हमारे इतिहास में 2 हुई है साहब। एक अहमद शाह अब्दाली के समय डीग में हुआ, डीग भरतपुर में है। इतिहास में इसका बहुत कम उल्लेख है,
लेकिन हाल ही में एक शोध में यह प्रकट हुआ है कि साहब अहमद शाह अब्दाली के समय डीग के राजाओं ने अपनी नारियों को सामने खड़ा किया और उन सबको अपनी कटार से इस मातृभूमि के लिए समर्पित करके फिर अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया। डीग भरतपुर में और दूसरा होता है जैसलमेर में, लेकिन जो पहला अर्धसाका हुआ वो हुआ है जैसलमेर में। प्रश्न आ जाए कि प्रथम अर्धसाका कहां हुआ? इतिहास में तो केवल जैसलमेर को ही माना जाता है साहब, चलो इसको मिटा देते हैं। अर्धसाका हुआ जैसलमेर में, क्योंकि अगर ये बात बताऊंगा कि सर ये कहाँ से लेके आए नहीं, लेकिन ये बात सही है, आपको पुस्तक में भी देखने को मिल जाएगी। बहुत अच्छी पुस्तक अभी हमारे विनीत चौहान जी के पिताजी बहुत अच्छे इन्होंने शोध किया और उस पर लिखा है। अर्धसाका हुआ जैसलमेर में। अर्धसाके का मतलब है जोहर और केसरिया में से कोई सी एक घटना हो। जो जैसलमेर है उसमें केसरिया हुआ था लेकिन जोहर नहीं हो पाया था, और इसके पीछे भी कारण है, वो जैसलमेर के इतिहास के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। जल के मर जाती नारियां, नर मर जाते कट। जल के मर गई औरतें तो जोहर, और पुरुष कट करके मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गए केसरिया। दोनों हुए तो साका, दोनों में से कोई एक ही घटना हो तो वो होता है अर्धसाका। अर्धसाका हुआ जैसलमेर में। केसरिया करते हैं पुरुष तो जोहर करती हैं साहब महिलाएं। आइए इस चित्तौड़ के प्रथम साके की तरफ चलते हैं अपन। हाँ तो मित्रों देखिएगा, अब अपन जानकारी हासिल करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना होता है वहां से 28 जनवरी 1303 को। और ये जो मेवाड़ का प्रथम साका होता है इसमें रावण रतन सिंह के जो सेनापति थे वो दोनों चाचा भतीजा थे। चाचा था गोरा जो पद्मिनी का भाई भी था, और पद्मिनी का भतीजा और गोरा का भतीजा था उसका नाम था बादल। ये मेवाड़ के सेनापति हैं और गोरा चाचा है, बादल भतीजा। और बादल मात्र 12 वर्ष का था इस युद्ध में। 12 वर्ष के बच्चे ने, उस किशोर ने ऐसी वीरता दिखाई कि आज भी इतिहास में एक दोहा प्रचलित है कि बादल 12 बरस रो, बादल 12 बरस रो, लड़ियो लाखा साथ, सारी दुनिया देखियो वो खांडो बह हाथ, सारी दुनिया देखियो वो खांडो बह हाथ। गोरा और बादल इस युद्ध में, जो ये युद्ध हुआ है 26 अगस्त 1303 के दिन, 26 अगस्त 1303 के दिन गोरा और बादल दोनों लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन जब तक जिंदा रहे अपने शासक को इन्होंने खरौच में नहीं आने दी, वीर गति को प्राप्त हुई। महत्वपूर्ण बिंदु है मेवाड़ के प्रथम साके के समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय महाराणा रतन सिंह के सेनापति कौन थे साहब? गोरा और बादल। हालांकि सिसोदा के जागीरदार लक्ष्मण सिंह ने भी इसमें अद्भुत वीरता दिखाई थी। और हुआ क्या था वो, जैसे मान लीजिए ये किला है, काफी लंबा गहरा पड़ा रहा, मेसा के पठारी चित्रकूट पहाड़ी, ये साहब किला बना हुआ चित्तौड़गढ़ का किला। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो चित्तौड़ के सूरमाओं ने चित्तौड़गढ़ किले के सारे दरवाजे बंद कर लिए, पांडनपोल, रामपोल, जितने भी है भैरवपोल। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इसके चारों तरफ डाल दिया घेरा कि बेटा बाहर निकलो। मेवाड़ वालों ने कहा बेटा अंदर घुस के बता, और ये अंदर से प्रहार कर रहे हैं, ये बाहर से प्रहार कर रहे हैं। काफी दिनों तक ये चलता रहा। लेकिन जो बाहर बैठे हैं इनकी रसद की पूर्ति हो सकती है, वहां आसपास के तालाबों से पानी, खान पान की वो जनता से लूटपाट करके कैसे चला सकते हैं। लेकिन जो किले में बंद है और चारों तरफ से घिरे भी, क्योंकि किले का कोई बाहर निकल ही नहीं सकता, तो वहां रसद की कमी जरूर रहेगी। आखिर में काफी लंबा घेरा चला रहा और दिन आ जाता है 26 अगस्त 1303। इस दिन मेवाड़ के योद्धाओं ने निर्णय लिया कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण करें। लेकिन साहब मेवाड़ के योद्धाओं की तासीर ऐसी नहीं है कि वे आत्मसमर्पण कर दे। मोर भी बोल रहा है, गांव में जो वीडियो बनाते हैं आपके लिए ऐसी व्यवस्था ही होगी। अब देखिएगा साहब, योद्धाओं ने कहा कि नहीं, मातृभूमि के लिए कुर्बान होने का ये सुनहरा मौका हमारे लिए आया है। इस मिट्टी का हमने नमक खाया, नमक का फर्ज चुकाएंगे। और 26 अगस्त 1303 के दिन चंदन की लकड़ियों से चिताएं तैयार की गई। और साहब इस युद्ध में जो महारानी पद्मिनी, जगदम्बा स्वरूप, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने शरीर को, अग्नि को समर्पित कर दिया, महारानी पद्मिनी ने इसी दिन 26 अगस्त 1303 के दिन 1600 महिलाओं के साथ, एक नहीं 1600 महिलाएं, देखिएगा
इसीलिए वो है कि जड़ मर जाती कामणी नर मर जाता कट, घर बालक शूना रमे तद भोगे रजवट। 1600 महिलाओं सहित जोहर किया। जो अपन जोहर के बारे में अभी जान चुके हैं कि क्या होता है जोहर। गोरा और बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और आखिर में महारावण रतन सिंह भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। अब वीर गति को प्राप्त होते ही मेवाड़ आ गया साहब किसके अधिकार में? अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में। एक बार ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको अपन दोहरा लेते हैं और इसके बाद में इससे आगामी चलते हैं। महारावण रतन सिंह का कार्यकाल रहा चित्तौड़ में 1301 से लेकर 1303 तक। इसके समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत मेवाड़ पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रवाना होता है 28 जनवरी 1303 के दिन, और ये मेवाड़ को फतेह करता है, मेवाड़ को विजित करता है 26 अगस्त 1303 के दिन। ये जो अलाउद्दीन खिलजी और महारावण रतन सिंह के बीच युद्ध हुआ, इसमें काफी लंबा चौड़ा घेरा रहा। घेरे के बाद में आखिर जब रसद की कमी आई तो मेवाड़ के सूरमा हर हर महादेव करते हुए केसरिया बाना पहन करके शत्रु की सेना पर टूट पड़े। लेकिन इससे पहले महारानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के सहित जोहर किया, और जिस जगह पर जोहर किया वो है चित्तौड़गढ़ किले में। आज भी चित्तौड़गढ़ किले में वह जोहर कुंड बना हुआ है, और वहीं पर आज भी जोहर मेला लगता है साहब। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जोहर मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। मेला दिलों का आता है, जोहर मेला लगता है। जोहर मेला कहाँ लगता है साहब? चित्तौड़गढ़ में। किसकी स्मृति में लगता है? महारानी पद्मिनी की स्मृति में लगता है। और चित्तौड़गढ़ किले में आज भी वह जोहर कुंड है, जो वहां पर पर्यटक जाते हैं उनको बड़े गौरव के साथ बताया जाता है कि साहब यहाँ जगदम्बा माँ दुर्गे के स्वरूप महारानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। इस लड़ाई में लड़ते हुए महारावण रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। इस समय मेवाड़ के जो सेनापति थे चाचा भतीजा गोरा और बादल, ये भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार जोहर और केसरिया होने के बाद 26 अगस्त 1303 के दिन चित्तौड़गढ़ किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इस युद्ध के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र का नाम है खिज्र खां। खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ सौंपा और दिल्ली चला गया। कौन चला गया दिल्ली? अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़गढ़ किले को खिज्र खां को सौंपा। खिज्र खां ने इस किले का नाम बदलकर चित्तौड़गढ़ की जगह इस चित्तौड़ का नाम कर दिया खिजराबाद। तो बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले का नाम बदलकर क्या किया? खिजराबाद। खिज्र ने जिसको आबाद किया हो, खिज्र खां के नाम पर इसका नाम कर दिया खिजराबाद। इसके बाद खिज्र खां ने मालदेव सोनगरा, जो जालोर के सोनगरा शासक कन्नड़ देव का छोटा भाई था मालदेव सोनगरा को सौंपा। अब बताइए, खिज्र खां ने चित्तौड़गढ़ किसे सौंपा साहब? मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा काफी लंबे समय तक इसको अपने अधिकार में रखा, और मालदेव सोनगरा ने क्या किया फिर, जब ये इसके प्राण पखेरु उड़ गए तो इसका जो पुत्र था जिसका नाम था जय सिंह, जिसे हमारे इतिहास में जैसा के नाम से भी जाना जाता है, जय सिंह या जैसा को सौंपा। प्रकार चित्तौड़गढ़ किले पर महारावण रतन सिंह के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया। अलाउद्दीन खिलजी के
विजित होते ही इस पर चित्तौड़गढ़ किले पर गुहिल वंश का साम्राज्य समाप्त होता है और इस पर खिजर खान को सौंपा। खिजर खान ने मालदेव सोनगरा जो कानड़देव का छोटा भाई था इसको सौंपा और काफी लंबे समय तक मालदेव सोनगरा और जयसिंह या जैसा इस पर राजपाट करते रहे। अब आइए कुछ साहित्य से, कुछ पुस्तकों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। अब यहाँ साहित्य से जो प्रश्न उठ के आते हैं, एक रचना है, रचना का नाम है गोरा बादल। कई बार आता है साहब ये प्रश्न। गोरा बादल चौपाई या गोरा बादल चरित चौपाई, इसकी रचना किसने की? इसकी रचना करने वाले हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी। एक रचना जिसके अपन पहले भी जिक्र कर चुके हैं लेकिन विस्तार से जिक्र उसका अपन करेंगे, पद्मावत। पद्मावत की रचना करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। एक रचना है जिसका नाम है पद्मिनी, पंडित नरेंद्र मिश्र। पंडित नरेंद्र मिश्र। और एक रचना है तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता लिखने वाला है फरिश्ता। इनमें, इन पुस्तकों में यह शुद्ध कविता है। ये जो अपन ने इतिहास का प्रसंग पढ़ा, इसकी एक अलग ही कथा इसमें अपने को मिलती है। और जो अपने लिए महत्वपूर्ण है पद्मावत, इसकी अपन कथा का जिक्र करेंगे साहब। करीब करीब में कथा मिलती जुलती सी है, लेकिन पद्मावत की जो कथा है इसकी मूल आधार है, जो इस इतिहास के बीच में कविता के झूठ को सम्मिलित किया गया वो यहीं से उठता है। इसका सूत्रपात यहीं से होता है और आएगा। इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि मेवाड़ के शासक हैं रावल रतन सिंह, और एक जगह श्रीलंका जिसको प्राचीन काल में कहा करते थे सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप, सिंगल द्वीप के एक राजा गंधर्व सेन। हालांकि उस समय सिंगल द्वीप का कोई गंधर्व सेन का राजा नाम ही नहीं था, पराक्रम बाहु नाम का राजा था जब रावल रतन सिंह चित्तौड़ के राजा थे। लेकिन आइएगा कविता की बात है। सिंगल द्वीप के एक राजा गंधर्व सेन की एक राजकुमारी का नाम पद्मिनी। निंदे सुंदरी पद्मिनी, बेहद सुंदर पद्मिनी। और इसके पास एक पालतू तोता हीरामन। ये हीरामन तोते की एक प्रजाति होती है जो अपने झालावाड़ जिले का जो गंगा रमनगढ़, जिसे वर्तमान में गागरोन के नाम से जाना जाता है, वहां पर इस हीरामन प्रजाति के बहुत तोते पाए जाते हैं। सिंगल द्वीप का राजा है गंधर्व सेन की राजकुमारी का नाम पद्मिनी। पद्मिनी के पास एक पालतू तोता जिसका नाम हीरामन। एक दिन कोई तूफान आया और तूफान में ये हीरामन बिछुड़ गया राजकुमारी से और उड़ता 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 मेवाड़ आ गया। मेवाड़ में एक पंडित जी जिनका नाम राघव चेतन। ये अपनी इस कथा का विलेन है साहब, यही अपनी इस कथा का अमरीशपुरी। ये हीरामन राघव चेतन को मिलता है। राघव चेतन ने उस तोते को अपने हाथ में लिया और तोता मनुष्यों की बोली बोलता था और पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करने लगा। इतना वर्णन किया कि राघव चेतन व्यग्र हो उठा उस वर्णन को सुनकर कि पद्मिनी इतनी सुंदर है कि जब चलती है तो हंस भी लज्जित हो जाते हैं। उसकी कमर जो है सिंह के समान है। वह जब मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ते हैं। जब वह पानी पीती है तो गले में से उतरता हुआ पानी भी आर पार दिखाई देता है। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। इसकी सुंदरता का वर्णन सुनकर राघव चेतन हो गया डापाचूक। और राघव चेतन इस तोते को लेकर के पूछा रतन सिंह के पास। रतन सिंह से दुआ सलाम करके पूछा, बोले क्या आज दरबार में आने का कारण? तो शट हीरामन का स्विच ऑन किया और हीरामन ने जो पद्मिनी का वर्णन राघव चेतन के सामने किया था वो का वो वर्णन कर दिया रतन सिंह के पास। और रतन सिंह ये वर्णन सुनकर इतना अद्भुत वर्णन कि व्याकुल हो गया कि यार कभी ये पद्मिनी अपने नसीब में हो सकती है क्या। उस वर्णन को सुनने के बाद रतन सिंह के मन में एक ही बात आई
कि रसियाते राते गालों पर हिम का सा हास बिखर जाए, रसियाते राते गालों पर हिम का सा हास बिखर जाए, इन नरम गुलाबी होठों पर मादक मुस्कान बिखर जाए। जब अंगों से लेकर अंगों तक, अंगों से लेकर अंगों तक चंदन की बात सिमटती हो, जब सारे शब्दों की भाषा हाना के बीच अटकती हो, मुझको तो ऐसे यौवन की सौगात असंभव लगती है, वह बात असंभव लगती है, वह रात असंभव लगती है। कभी ऐसी रात आई कि पद्मिनी हमारे आगोश में हो, और इसी रात को साकार करने के लिए, इसी बात को साकार करने के लिए वह भंवरा रतन सिंह चला जाता है सिंगल द्वीप, और सिंगल द्वीप में जाकर के एक जोगी का वेश धारण करके अलख निरंजन करता हुआ जो राजकुमारी पद्मिनी है उसकी महल के पास धूणा जगा करके बैठ जाता है। और वहां धूणा का एकमात्र उद्देश्य है उसका पद्मिनी की एक झलक देखना, और 12 साल तक वह सिंगल द्वीप रहा। हालांकि उसका कार्यकाल को 1.5 वर्ष का रहा था, लेकिन ये तो कविता है साहब। 12 वर्ष तक वह वहां पर उस पद्मिनी की झलक देखने के लिए वह धूणा जगा करके अलख निरंजन करता रहा। संयोग से एक दिन पद्मिनी दिखी, और पद्मिनी ने अपनी सहेलियों को जिक्र किया। सहेलियों के माध्यम से राजा गंधर्व सेन के बाद ये बात पूछी कि एक जोगी है जो राजकुमारी को देखने के लिए टकटकी लगाए बैठा रहता है। गंधर्व सेन ने उसको अपने सैनिकों के हाथ बुलाया, उसको गिरफ्तार कर लिया, जेल की सजा मुकर्रर की। गंधर्व सेन ने पूछा, नालायक तू जोगी का वेश धारण करके इस प्रकार की हरकतें करता है, कन्याओं को घूरता है? तो उसने साफ साफ बता दिया, साहब मैं जोगी नहीं हूं, मैं चित्तौड़ का राजा रतन सेन हूं, और मैं आपकी राजकुमारी पद्मिनी का वर्णन हीरामन तोते के माध्यम से सुनकर उसकी एक झलक पाने के लिए यहां पर जोगी का वेश धारण करके आया हूं। राजा ने देखा कि यार जो एक जोगी का वेश धारण करके केवल एक झलक के लिए 12 वर्ष तक यहां बैठ सकता है, अगर ये राजकुमारी उसके पास रही, उसकी पत्नी बन के रही, तो निश्चित रूप से बहुत प्रेम के साथ उसे रखेगा। और गंधर्व सेन ने साहब इसका विवाह कर दिया पद्मिनी का रतन सिंह के साथ, और रतन सिंह पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ आ जाते हैं। अब जो हीरामन के माध्यम से वर्णन ही सुना था, राघव चेतन ने जब पद्मिनी को हूबहू देख लिया, और राघव चेतन बिल्कुल व्याकुल, क्या कैसे भी पद्मिनी अपने चंगुल में हो। राघव चेतन बड़ा खतरनाक तांत्रिक था, इसको तांत्रिक विद्याएं आती थी, और इसने अपनी तांत्रिक गतिविधियां चालू कर दी। एक होता है वो वशीकरण मंत्र, उसके माध्यम से अगर वो मंत्र उस पर चला जाए तो वो वशीभूत होकर अर्धरात्रि में उठ करके पलंग सहित मेरे पास आएगी, मेरी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। इस तांत्रिक गतिविधियों का पता रतन सिंह को चला, और रतन सिंह ने इस राघव चेतन का अपमान करके इसे वहां से देश निकाला दे दिया। और राघव चेतन अपमान में जला जला सीधा पहुंचता अलाउद्दीन खिलजी के पास, दुआ सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बादशाह सलामत, क्या हाल है आपके? बोले बिल्कुल मस्त हैं। बोले काहे के मस्त है? मस्त हाल तो तब जानू कि ये पद्मिनी आपके हरम की शोभा बने। बोले कौन पद्मिनी? और साहब उसकी सुंदरता का ऐसा वर्णन किया कि रूप का लोभी भंवरा व्याकुल हो गया खिलजी भी। और खिलजी, हालांकि बात झूठी है, और खिलजी अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि पद्मावत के अनुसार या मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? यह अगर प्रश्न आए तो इसका उत्तर होता है पद्मिनी को प्राप्त करना, जबकि ये इतिहास संगत नहीं, तर्क संगत इसका उत्तर यही होगा कि वह अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपनी उपाधि सिकंदर सानी को पूर्ण करने के लिए, अपने साम्राज्य में चित्तौड़ को मिलाने के लिए आक्रमण करता है। लेकिन आएगी पद्मावत के अनुसार खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? तो इसका उत्तर होता है पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर उसे प्राप्त करने के लिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब साहब खिलजी ने आक्रमण किया, काफी लंबे 8 साल तक चित्तौड़गढ़ किले के चारों तरफ खिलजी ने घेरा डाल के रखा, लेकिन वह उसको प्राप्त करने में असफल रहा। आखिर में खिलजी ने कहा कि यार रतन सेन, मुझे नहीं चाहिए तेरी पत्नी, कम से कम यार उसकी एक झलक तो दिखला दे, मैं उसको देख करके वापस चला जाऊंगा। अब साहब उदार राजा रतन सिंह, उसने देखा यार बीवी को देखेगा तो सही, देखने में क्या फर्क पड़ता है, दिखा देते हैं। और साहब सहसमान अलाउद्दीन खिलजी को अपने महलों में चित्तौड़गढ़ किले में आमंत्रित करता है, और आज भी वो चित्तौड़गढ़ किले में जगह है जहां पर बैठ करके अलाउद्दीन खिलजी ने उसको देखा। हालांकि बात झूठी है, लेकिन बाद में जो गाइड होते हैं वो भ्रमित कर देते हैं कि साहब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा था, वो सामने पद्मिनी बैठती थी, वो ये बीच में तालाब है, इसका अक्स तालाब में, तालाब से शीशे में पड़ा। उस समय तो इसका कांच का आईने का आविष्कार ही नहीं हुआ था। अब साहब अलाउद्दीन खिलजी को
दिखाने के लिए चित्तौड़गढ़ किले में बुलाते हैं और पद्मिनी महलों के पास में वो जगह है, वहां पर पद्मिनी एक गोखे में, एक झरोके में बैठती है और नीचे देखती है उसका अक्स पानी में गिरता है और पानी का अक्स सीधा एक आईने में गिरता है कि इस आईने में अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को देखेगा। वहां अलाउद्दीन खिलजी बैठा, सामने पद्मिनी बैठी, पद्मिनी ने उसमें देखा और उस शीशे में जब पद्मिनी का रूप देखा और डाफा चूक, अरे इतनी सुंदर थी पद्मिनी। वो बैरागी भाई की कविता है कि अरे ऐश्वर्या राय रे प्रियंका चोपड़ा, क्या कभी तूने आईने में देखा अपना थोबड़ा। अरे ऐश्वर्या राय रे प्रियंका चोपड़ा, क्या कभी तूने आईने में देखा अपना थोबड़ा। तूने विश्व सुंदरी बनने के लिए ना जाने क्या क्या पापड़ बेले हैं, ना जाने क्या क्या झमेले झेले। अरे सुंदरी थी चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, जिसे देखकर खिलजी भी भड़क गया था और उसने जिस आईने में चेहरा देखा वो आईना ही तड़क गया था, वो आईना ही तड़क गया था कि इतना सुंदर थी वो कि रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाये, वो शीशा भी तड़क गया। अब साहब अलाउद्दीन खिलजी ने सोच लिया कि पद्मिनी तो अब हमारे हरम की शोभा बनेगी। जब हिंदू रीति के अनुसार रतन सिंह सह सम्मान अलाउद्दीन खिलजी को दरवाजे के पास छोड़ने गया और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने वही फितरत दिखाई और साफ धोखे से रतन सिंह को गिरफ्तार करके पत्र भेज दिया कि अगर रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी को मेरे महलों में भेज दो। अब साहब बारी है पद्मिनी की। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तो पद्मिनी बड़ी धैर्यवान और बड़ी गुणवती महिला थी। उसने निर्णय लिया, अपने सभी सामंतों से चर्चा की और सामंतों से चर्चा करने के बाद सभी सामंतों को महिलाओं के वस्त्र पहनाए, महिलाओं के वस्त्र पहना के सब उन वस्त्रों के अंदर अपने हथियार छुपाए और पत्र भेज दिया कि हाँ मैं आऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, मेरे साथ 1600 अन्य दासियां आएंगे, उनके भी डोले आएंगे। अलाउद्दीन तो राजी हो गया, हमारे को इतनी पातुरें भी मिलेंगी। और साहब इस प्रकार रानी पद्मिनी का जो दिमाग था वो यहाँ पर काम आता है और पद्मिनी डोलों में उन क्षत्रियों को बिठा करके गोरा उसका पद्मिनी का भाई है, बादल उसका भतीजा है, और उनको लेकर के जब वह वहां पर पहुंचती, लेकिन कहती कि एक बार अंतिम बार मैं अपने पति से मिलना चाहती हूं और अंतिम बार पति से मिलने के बाद मैं आपके महल में आ जाऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको अनुमति दी और वह जब पति के पास गई उसी समय सभी तमाम योद्धाओं ने जो महिलाओं के वेश में थे अपने हथियार निकाले और ऐसी रिठक मचाई और रतन सिंह को छुड़ा करके सीधे चित्तौड़गढ़ किले में ले आए। लड़ते लड़ते इस युद्ध में गोरा और बादल काम आए। पद्मिनी ने भी जबरदस्त इसमें अपने योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ा और पद्मिनी भी सुरक्षित महल में आ गई। लेकिन दरवाजे खुल चुके थे किले के, सेना में आर पार का युद्ध मच चुका था और इस घड़ी में आता है वह मौका जो राजस्थान की रमणियां करने से नहीं चूकती। 1600 महिलाओं के साथ पद्मिनी मां जगदम्बा के स्वरूप में जोहर करती हैं और महारावल रतन सिंह लड़ते हुए गोरा बादल सहित वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश करता है तो वहां पर उसे पद्मिनी के सौंदर्य को उसने एक मुट्ठी राख में तब्दील हुए प्राप्त किया और उसी राख को अपने खोपड़ी में, अपनी जटाओं में रमाकर अलाउद्दीन खिलजी वहां से चला जाता है। ऐसी ही कुछ कथा इनमें लिखी मिली है जो निर्मूल है। और मित्रों आइए आगे इतिहास की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये हमने जो मलिक मोहम्मद जायसी फरिश्ता ने जो कुछ बातें थोड़े बहुत हेर फेर के साथ की हैं और थोड़ा बहुत हेर फेर कहीं ना कहीं हो जाता है साहब। कर्नल जेम्स टोड ने तो महारानी पद्मिनी के जो पति हैं रतन सिंह की जगह इनका नाम ही भीम सिंह दिया है, महत्वपूर्ण है। कर्नल जेम्स टोड ने अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक किसे बताया? भीम सिंह को। पद्मिनी का पति किसे बताया है? भीम सिंह को। बहुत सी जगह त्रुटियां हो जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने तो मीराबाई का पति भी महाराणा कुंभा को बता रखा है, जबकि वो तो सांगा का ज्येष्ठ पुत्र भोजराज था। कई समस्याएं कई हो जाती हैं। हाँ तो मित्रों अपन जानकारी प्राप्त कर चुके थे, एक मिनट वो वापस लिख देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किसे सौंपा? अपने पुत्र खिज्र खां को। खुद चला गया दिल्ली, चित्तौड़गढ़ किले का नाम बदल के कर दिया खिजराबाद। और खिज्र खां ने कार्यभार किसे सौंपा? जालोर के राजा कानड़ देव सोनगरा के छोटे भाई मालदेव सोनगरा को। और मालदेव सोनगरा के बाद में ये आया किसके पास? मालदेव सोनगरा के पुत्र जयसिंह सोनगरा, जिसे जैसा के नाम से भी जाना जाता है। जयसिंह सोनगरा या जैसा सोनगरा को
महत्वपूर्ण बिंदु है। अलाउद्दीन खिलजी जाते समय इस कार्यभार किसको सौंप के गया? खिजर खां। और खिजर खां ने वहां पर एक पुल का निर्माण कराया, जो पुल आज भी वहां पर है। जब हमने चित्तौड़गढ़ बस स्टैंड से गोलप्याऊ की तरफ, गोलप्याऊ के यूं मान लीजिए चित्तौड़गढ़ बस स्टैंड उतर करके अपने को चित्तौड़गढ़ किले में जाना है, तो बस स्टैंड थोड़ा सा आगे एक पुल आता है गंभीरी नदी के ऊपर, और वो पुल आज से 700 वर्ष पहले खिजर खां ने बनाया था, और आज भी वैसा का वैसा अटल खड़ा है। जबकि आज के सरकारों के द्वारा बनाया गया कोई 20 साल में गिर जाता है, कोई 25 साल में गिर जाता है, और ये 700 वर्ष पुराना पुल आज भी वैसे की वैसे स्थिति में खड़ा है। खिजर खां ने चित्तौड़गढ़ किला किसको सौंपा? मालदेव सोनग्रा, जो कानड़देव सोनग्रा जालोर के शासक का छोटा भाई था। मालदेव सोनग्रा के बाद में किला किसके अधिकार में आया? मालदेव के पुत्र जयसिंह या जैसा सोनग्रा के पास। अब यहां पर एक छोटा सा अपन दूसरा प्रसंग और लेते हैं, जो यहीं पर इतिहास से जुड़ा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में लक्ष्मण सिंह जो सिसोदा का जागीरदार था, उसने भी अद्भुत वीरता दिखाई थी मेवाड़ के प्रथम साके में। इसमें जिसमें रानी पद्मिनी ने जोहर किया और गोरा बादल ने वीरता दिखाई, लक्ष्मण सिंह भी इसमें बड़ा उद्भट वीर था। और लक्ष्मण सिंह जिस जगह का था वो गांव है सिसोदा। उसके बाद में लक्ष्मण सिंह का पुत्र हुआ अरी सिंह। अरी सिंह है साहब सिसोदा के जागीरदार। अरी सिंह का एक पुत्र हमीर। हाँ तो मित्रों, एक गांव सिसोदा के जागीरदार अरी सिंह और अरी सिंह का पुत्र हमीर। एक दिन सिसोदा में कुछ पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसमें कई वंशों के राजपूत आए हुए थे। महफिल चल रही थी और महफिल में सब अपने अपने वंश परंपराओं की वीरता का वर्णन कर रहे थे। उसमें हमीर ने भी अपने दादा लक्ष्मण सिंह की वीरता का वर्णन किया कि किस प्रकार चित्तौड़गढ़ के किले के जो प्रथम शाखा उसमें अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए मेरे दादा वीरगति को प्राप्त हुए, ऐसे ऐसे। तो किसी एक राजपूत सरदार ने उनको ताना मार दिया कि दादो पानी काट तो दे धरती के लात। रिश्तेदार ने क्या ताना मारा कि दादो पानी काट तो दे धरती के लात, और जी घर में टोटो हुए वो करे पुरानी बात। अरे दादा क्या करता था, उसे क्या लेना देना? तू कुछ करके बता। अगर तू ही सच्चा मर्द है तो तेरे चित्तौड़गढ़ किले पर जो तेरी वंश परंपरा का गौरव का प्रतीक है, उस पर वो जैसा अधिकार करा बेटा, उसको छीन के बता, तब मानेंगे कि तू भी वाकई में उद्भट वीर है। ये बात हमीर के तीर की तरह चुभ गई, और कहते भी हैं भर जाए घाव तलवार का, बोली का घाव भरे ना। हमीर ने वहीं पर प्रण किया कि 1 साल के अंदर अंदर मैं चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार करके अपनी वीरता को सिद्ध करूंगा। इसके बाद हमीर ने कई बार चित्तौड़ पर आक्रमण किए, जीतने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं जीत पाया। और कैसे जैसे 11 महीने बीत गए, केवल 1 महीने का समय बचा, और हमीर बुरी तरीके से हताश हो गया। अपने सभी दोस्तों को, सारे सैनिकों को कहा कि क्या करें। सैनिकों ने कहा साहब जैसा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करना अपने बस की बात नहीं है। तो कहा कि मैंने वचन दिया था कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। तो बोले आत्महत्या करने के लिए तैयार है, बाकी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा सुनकर हमीर ने आत्महत्या का निर्णय लिया और कहा कि आत्महत्या करने से पहले गुजरात में द्वारिकाधीश जी के दर्शन करेंगे और वहीं समुद्र में छलांग लगाकर अपने प्राण त्यागेंगे। साहब ये प्रण करने के बाद हमीर गुजरात की तरफ चल पड़ता है कि द्वारिकाधीश जी के दर्शन करके समुद्र में कूद के आत्महत्या करेंगे। लेकिन गुजरात में जब थके हारे घोड़ों पर बैठे जा रहे थे और रास्ते में एक कुरूप महिला मिली जिनका नाम था बिरवड़ी। ये जब से जन्मी तब से बेहद कुरूप थी, और कुरूप होने की वजह से इनके घरवालों ने जन्मते देखा उसके रूप को कि ये क्या है। अटपटा रूप देख करके उनके घरवालों ने गड्ढा खोद के उनको शमशान में गाड़ दिया। पिता ने पूछा कि संतान क्या हुई, तो बताया ऐसे ऐसे एक कन्या हुई थी, उसको हमने तो बूर दिया। और पिता ने भागा भागा गया, उस गड्ढे को खोदा तो जीवित निकली कन्या, और बूरने के बाद भी वापस जीवित निकली। तो अपने राजस्थानी में कहते हैं ना बुरेड़ी ने वापस काटी, तो बुरेड़ी नाम बिरवड़ी नाम पड़ा, और ये बिरवड़ी एक चारण कन्या थी। अब साहब ये हमीर को सामने मिलती है, अपने पुत्रों का खेत में कलेवा लेके जा रही थी, 2 रोटी और छाछ का कुल्हड़ था। हमीर और सैनिकों को देखकर बिरबड़ी ने कहा कि हाँ भाई योद्धा, कौन है तू, परिचय बता अपना। कि साहब हम मेवाड़ से आए हैं, हमीर मेरा नाम है, और हम द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बिरबड़ी ने कहा थके आ रहे हो, खाना खाइए। हमीर ने हंसते हुए कहा कि आपके पास तो केवल 2 रोटी है, थोड़ा सी छाछ से क्या हो सकता है, हम तो हजारों की संख्या में। कि आप तो बैठो, एक पीपल के पेड़ के नीचे बिठाया और केवल 2 रोटी और छाछ से हजारों सैनिकों के सबकी भूख शांत कर दी, सबको खाना खिला दे। सब सैनिकों के पास 2-2 रोटी हैं, आराम से कुल्हड़। अब साहब वो तो डापा चूक हो गए, बोले यार केवल 1 कुल्हड़ और 2 रोटी से हजारों की भूख शांत कर दी, ये देवी तो कोई चमत्कारी है। हमीर चरणों में पड़ गया कि हे जगदम्बा आप कौन हैं। बिरबड़ी ने कहा साहब मैं तो एक चारण कन्या हूं।
और उन्होंने कहा कि जगदम्बा ऐसी ऐसी बात है, सच बताता हूं, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूं, मैं मेरा वचन पूरा नहीं कर पाया। बीरबड़ी ने कहा हमीर चिंता मत कर, तेरी विजय होगी। और बीरबड़ी ने 500 घोड़ों के साथ अपने 2 पुत्र, एक पुत्र का नाम था नरु और एक पुत्र का नाम था बारू। बारू और नरु 2 पुत्र सौंपे 500 घुड़सवारों के साथ, इन दोनों को सेना का कमांडर बना और जा चित्तौड़ पर आक्रमण कर तेरी जीत होगी। बीरबड़ी के कथन पर हमीर सीधा जैसा पर आक्रमण करता है और इस जैसा या जयसिंह सोनागरा जयसिंह चौहान को हराकर 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार किया और इस प्रकार अपने खोए हुए गौरव को वापस प्राप्त किया। महत्वपूर्ण बात है, गुहिल वंश का साम्राज्य जिस रतन सिंह के समय पूरा हो चुका था, उसी गुहिल वंश के अधीन वापस जिसने किया वो था हमीर, और ये सिसोदा के जागीरदार था, इसलिए यही हमीर आगे चलकर हमीर सिसोदिया के नाम से जाना गया। और आज भी जिस बीरबड़ी मां के आशीर्वाद से इस अमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, आज भी ये बीरबड़ी जिन्होंने अन्न की पूर्ति की थी, केवल 2 रोटी से हजारों सैनिकों को भोजन करवाया था, ये अन्नपूर्णा बीरबड़ी के नाम से जानी जाती है। और अन्नपूर्णा बीरबड़ी सिसोदिया राजवंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी है, जिनका मंदिर आज भी चित्तौड़गढ़ किले में है साहब। चित्तौड़गढ़ किले में कई देवियों के मंदिर हैं। चित्तौड़गढ़ किले में तुलजा भवानी का मंदिर है, चित्तौड़गढ़ किले में कालिका मां का मंदिर है, चित्तौड़गढ़ किले में बायण माता का मंदिर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सिसोदिया राजवंश है उनकी कुल देवी बायण माता है और इष्ट देवी या आराध्य देवी है जो अन्नपूर्णा बीरबड़ी मां है, जिनके आशीर्वाद से उनके 2 पुत्रों बारू और नरु को लेकर के हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और जैसा को पराजित करके चित्तौड़ वापस जीता। ये आज भी अन्नपूर्णा चित्तौड़ के राज परिवार की इष्ट देवी है। मेवाड़ के तमाम शासक मां अन्नपूर्णा बीरबड़ी के दर्शन के बिना किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ नहीं करते। और इन्हीं बीरबड़ी मां या इनके पुत्र जो बारू और नरु थे, इन्हीं के वंश में पैदा होते हैं प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारेट। और केसरी सिंह बारेट भी इन्हीं मां बीरबड़ी के पुत्र थे, इन्हीं बीरबड़ी मां के वंश परंपरा से थे, उन्हीं बारू और नरु के वंशज थे। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है कि हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार किया और ये सिसोदा का जागीरदार था। रावल शाखा का समापन 1303 में हो चुका था और यहीं पर राणा शाखा का प्रारंभ होता है और सिसोदा का जागीरदार होने की वजह से ये कहलाए हमीर सिसोदिया। जिस प्रकार बुगाला गांव से निकले हुए बुगालिया, पिलानी गांव से निकले हुए पिलानिया, सिंगाना गांव से निकले हुए सिंगानिया, सिनसिनी गांव से निकले हुए सिनसिनीवार, उसी प्रकार सिसोदिया गांव से निकले हुए सिसोदिया। रतन सिंह के साथ रावल शाखा का समापन हो गया था और यहां से प्रारंभ होता है साहब राणा शाखा का। अर्थात इससे पहले शासक नाम के पहले रावल लगाया करते थे और हमीर के बाद शासक अपने नाम से पहले लगाने लगे राणा, जैसे राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हमीर। और राणा हमीर के समय ही ये शाखा प्रारंभ होती है, राणा शाखा। अब देखिएगा, इसने अपने खोए हुए गौरव को वापस प्राप्त किया। इस हमीर को जिस नाम से जाना जाता है वह एक नाम है विषमगढ़ी पंचानन। महत्वपूर्ण बिंदु है, मेवाड़ के किस शासक को विषमगढ़ी पंचानन के नाम से जाना जाता है। कई जगह आपको ये विषम घाटी पंचानन भी मिलता है जो अशुद्ध है, कई वोकैबुलरी का ज्ञान नहीं होता है उनको वो कर देते हैं। सही है विषमगढ़ी पंचानन। जब गुहिल वंश की विषम घड़ियां चल रही थी, खतरनाक समय चल रहा था, उस समय किस व्यक्ति ने ब्रह्मा जी जैसा, पंचानन ब्रह्मा जी को कहते हैं, वैसा काम करके वापस वंश की स्थापना की। तो विषमगढ़ी पंचानन के नाम से जिसे जाना जाता है वह है राणा हमीर सिसोदिया। और इन्हीं का जो दूसरा उपनाम जो मिलता है वो नाम मिलता है मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक, ये विषमगढ़ी पंचानन और मेवाड़ का ये इनकी उपाधियां हैं साहब। तो राणा हमीर सिसोदिया को किन किन उपाधियों से या किन किन विरुद्धों से जाना जाता है, वो 2 विरुद्ध हैं, एक विषमगढ़ी पंचानन और एक मेवाड़ का उद्धारक, जिसने 1326 में, अच्छा किसके समय, इसके समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, उस समय था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के समय
इसने वापस चित्तौड़ को अपने अधिकार में लिया। इस राणा हमीर सिसोदिया के बारे में जिन ग्रंथों में हमें तथ्यात्मक जानकारी मिलती है वह एक ग्रंथ है हमीर मदमर्दन, हमीद मदमर्दन, और एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। इन दोनों की रचना करने वाले हैं जय सिंह सूरी। और इन्हीं जय सिंह सूरी के दो ग्रंथ हैं हमीर मदमर्दन और हमीर महाकाव्य, जिनमें हमें राणा हमीर सिसोदिया की इन तमाम घटनाओं की इनकी हमें जानकारी मिलती है। और मित्रों, ये रही आज की महत्वपूर्ण जानकारियां। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो आपके सुझाव हैं, जो हमारी जो त्रुटियां हैं, वो जो आप सुझाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम अपनी जो त्रुटियां रही हैं उनको सुधारने का प्रयास करें और आपको और अधिक से अधिक जानकारियां प्रेषित कर पाएं। धन्यवाद। आशा करता हूं आपका आज का मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक चाहता हूं आपसे इजाज़त। नमस्कार।